तो हम लोगों ने कल जो टॉपिक महात्मा के आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ कोई और भी है क्या? किसान कल्याण मिशन। तिवारी ब्रदर्स है क्या? किसान कल्याण मिशन, इस किसान कल्याण मिशन का हम लोग आगे देखते हैं इसको। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक किसान मेला ऑर्गेनाइज कराया सभी 824 ब्लॉक्स में। सभी 824 जितने भी ब्लॉक हैं, खंड हैं, और सभी में क्या किया गया, ब्लॉक लेवल पर एक किसान मेला ऑर्गेनाइज कराया गया। कब से कब तक? तो 6 जनवरी से लेकर के और 21 जनवरी 2021 तक। ये जो किसान मेला है, किसान कल्याण मिशन जो प्रोग्राम, इसके तहत किसान मेला लगवाया गया, जो कि उत्तर प्रदेश के सभी 824 ब्लॉक में, खंडों में, ठीक है, चला। ये 6 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी 2021 तक चला। तो इसको लखनऊ से लॉन्च किया गया। ये तो मान लीजिए नॉर्मल चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं मेन इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। किसान कल्याण मेला के ऑब्जेक्टिव क्या है? 6 जनवरी से 21 जनवरी। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए, एक हम लोगों ने देखा केंद्र सरकार की एक योजना चल रही है किसानों की आय दोगुनी करने की। तो उस योजना को ही पूरा करने के लिए, एक तरीके से देखिए, उसको ही पूर्णता प्रदान करने के लिए ही राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से प्रयास करेगी। तो राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन चालू किया। किस लिए? कि जो केंद्र सरकार की योजना चल रही है, जब इनकम डबल करना किसानों की, उसके लिए ये योजना चलाई गई। आप कहेंगे तो ये कैसे योजना डबल हो जाएगी? अगर हम किसान मेला लगा देंगे तो योजना ये डबल कैसे होगी इनकम? भाई, अब किसान है, किसानों ने कोई कुटीर उद्योग में लगा हुआ है, कोई बांस का काम बहुत बढ़िया कर रहा है, बांस की टोकरियाँ बनाना, कोई लकड़ी का बढ़िया से बहुत अच्छे काम कर रहा है, कोई मिट्टी के टेरा कोटा खिलौने बना रहा है, ठीक है। तो इन सभी के लिए ब्लॉक लेवल पर मार्केट लगाएंगे, मेला। और उस मेला में क्या होगा, उसको राष्ट्रीय लेवल पर उसको प्रमोट किया जाएगा। लोग आएंगे उन जगहों पर, लोग आए, किसान अपना प्रोडक्ट लेकर के आएगा, तो वहाँ पर कंज्यूमर भी आ गया, प्रोड्यूसर भी आ गया, तो क्या है, वो कोई एक मार्केट से बन गई। तो इस तरह का किसान मेला ऑर्गेनाइज कराया हर एक मंडल स्तर पर राज्य सरकार ने 6 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक। यहाँ पर सभी किसान अपने अपने प्रोडक्टों को लेकर के आए। देश दुनिया का आदमी जाना कि भाई इस क्षेत्र का ये वाला प्रोडक्ट फेमस है। जो किसान, जो कुछ कुटीर उद्योग है, जैसे कालीन से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने कालीन लेकर के आए। कुछ और हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, वो लेकर के आए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये पूरा एक नेशनल लेवल पर इसको एक प्रमोशन के लिए हम बात करें, ठीक है। तो ये किस लिए लॉन्च किया गया, देखा जाए तो उसी किसानों की आय दोगुनी करने वाली जो योजना है केंद्र सरकार की, उसको भी पूर्णता प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू डबल द फार्मर्स इनकम। फार्मर्स की इनकम डबल करने का जो उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का क्या लगाया गया, एग्जीबिशन लगाया गया। एग्रीकल्चर और उससे जो संबंधित जो उसके एसोसिएट सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर और उसके एसोसिएट सेक्टर क्या होगा, एग्रीकल्चर के एसोसिएट सेक्टर क्या हो कहलाएंगे। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर इन किसान मेलाओं में एग्जीबिशन किया गया किसका, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स का, और उन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स के जो उससे रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, ठीक है, उनका एग्जीबिशन लगा। एग्जीबिशन समझ रहे हैं ना, प्रदर्शनी लगाना। तो उससे जो है जो रिलेटेड एसोसिएट सेक्टर है वो क्या होंगे, एग्रीकल्चर के एसोसिएट सेक्टर क्या कहलाएंगे। अरे एग्रीकल्चर मेला तो लगा ही लगा, लोग अपने अपने प्रोड्यूस लेकर के आए। अब उसके एसोसिएट सेक्टर क्या होंगे भाई, एग्रीकल्चर, ऐसे कोई भी उद्योग जिसमें एग्रीकल्चर से उत्पन्न हुआ माल, प्रोड्यूस हुआ माल रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता हो। समझ में आई? कोई जो है बढ़िया से खांड बना के लेके आया, समझ रहे हैं, वो गुड़ का जो बनता है शक्कर के, उसको गन्ने के रस से, ठीक है। तो गन्ना तो क्या हो गया, गन्ना तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो गया। लेकिन अब उससे कोई किसान लेकर के आया गुड़, बरेली का जैसे गुड़ बड़ा फेमस है, तो बरेली के क्षेत्रों में जो भी लगे होंगे हाट, वहाँ पर गुड़ लेकर के आए होंगे किसान अपना। तो क्या है, वो उसका एक गुड़ अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर का ही तो प्रोडक्ट है, वो बाय प्रोडक्ट एसोसिएट प्रोडक्ट है। कोई मान लीजिए मलिहाबाद तरफ का जो ब्लॉक है, वहाँ के किसान अचार लेकर के होंगे अलग अलग तरीके के, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है, मैंगो, और मैंगो का बन रहा है अचार। तो लोग जो है मैंगो ने लेकर के अपना अचार लेकर के आ रहे हैं, उसका प्रमोशन किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, पूरे देश में एक मैसेज आएगा कि मलिहाबाद और लखनऊ के जो क्षेत्र है वहाँ का अचार बड़ा फेमस है।
तरह तरह के मीठा अचार, खट्टा अचार, हर तरह का बहुत वैरायटी के। आप भाई अचार तो बहुत वैरायटी बना सकते हैं ना। तो वो सब क्या है, वो एसोसिएट सेक्टर, एसोसिएट प्रोडक्ट से लेकर के जो एग्रीकल्चर से आप चले जाएँ, आप इलाहाबाद से जाएँ प्रतापगढ़ साइड, प्रतापगढ़ से जाएँ तो प्रतापगढ़ से पहले प्रतापगढ़ आप क्रॉस करें, रोड के दोनों तरफ केवल आंवले के प्रोडक्ट की शॉप लगी होंगी। बस ऐसे रोड के किनारे तख्त रखे होंगे, उसमें से मीरा बना करके और आंवले के प्रोडक्ट, सैकड़ों प्रोडक्ट आंवले के। ये प्रतापगढ़ आंवले के लिए फेमस है ना। तो आंवले के सैकड़ों प्रोडक्ट, उसके मुरब्बा भी होगा, अचार भी होगा, चटनी भी होगी, बहुत सारे जैम होंगे। तो ये सब क्या, ये एग्रीकल्चर के एसोसिएट प्रोडक्ट्स हैं। और सरकार क्या कह रही है, सरकार भी ये फूड पार्क जो लॉन्च कर रही है, तो फूड पार्क का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोग क्या करें, अपने इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को किसमें कन्वर्ट कर दें, उसको उसके बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें। भाई अब मान लीजिए किसान है, देखिए सरकार कैसे प्रमोट कर रही है, किसान है उसने बहुत ज़्यादा टमाटो का प्रोडक्शन कर लिया। अब टमाटो की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत कितने बिकेगी, जब ऑफ सीजन होगा तो 4 रुपये किलो, जब फसल आ रही होगी 4 रुपये किलो, जब ऑफ सीजन होगा 15 रुपये किलो। लेकिन ऑफ सीजन तक उसको सेव करके रखने में उसका कॉस्ट भी तो लगी ना, कोल्ड स्टोरेज में रखवाएगा। तो सरकार क्या कह रही है, किसानों से कह रही है तुम अपना आप वो टमाटर ना बेच करके तुम उसका क्या बनाओ, टमाटर केचप बनाओ, तो अपना सॉस बेचो। तो उसकी कीमत भाई वो तो 1 किलो टमाटर, 2 किलो टमाटर में उसका 1 किलो सॉस तैयार हो जाएगा, देखें अगर हम, और वो सॉस जाएगा उसका 100 रुपये किलो, यानी उसके तो 50 रुपये किलो टमाटर का पड़ गया। ठीक है, तो सरकार इसके लिए क्या करे, फूड पार्क बना रही, सरकार इसके लिए किसानों को प्रमोट कर रही है, ताकि इस तरीके से किसान अपने ही प्रोड्यूस का बाय प्रोडक्ट बना कर सेल करें। समझा गया ना, आलू है 1 रुपये किलो, आलू के वही पापड़ बना दो तुम, आलू को वही पापड़ बना दो, वही तुम्हारा 1 किलो आलू जो है उसकी कीमत पर, हल्दी नाम है जो लेज है, कितना उसमें आलू होता है, एक ही आलू होता है, वो जो उसमें 5 रुपये वाला जो पैकेट होता है ना, उसमें होता है एक, वो भी बड़ा साइज का, छोटे साइज का एक आलू है होता है। ठीक है, तो एक आलू आपको कितने का पड़ा, 5 रुपये का। ठीक, ये क्या है, ये एग्रीकल्चर बिजनेस के बाई प्रोडक्ट्स हैं। सरकार क्या कह रही है, किसान इन चीज़ों को प्रमोट कर, उसके लिए पैसा नहीं आता, पैसा आपसे लीजिए, आप गाँव की औरतों को मिला करके आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए SHG, और उन SHG को सरकार पैसा देगी, रूरल बैंक से मिलेगा, और वो औरतें मिल करके अपना अचार पापड़ बनाए बेचे। ठीक है, तो ये एग्जीबिशन लगाया गया सरकार के द्वारा पूरे 824 ब्लॉक्स में, जिसमें क्या करना था, इसमें एग्रीकल्चर और उसके एसोसिएट सेक्टर से जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एग्जीबिशन प्रदर्शनी लगाई गई। ठीक है, साथ ही साथ 100 ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर्स प्रत्येक जिले से 100 प्रोग्रेसिव फार्मर्स को एज अ रोल मॉडल सिलेक्ट किया गया। हर एक जिले से 100 प्रोग्रेसिव किसान समझ रहे हैं ना भाई। कुछ किसान ऐसे होते हैं जो हर साल गेहूं बो रहे हैं तो गेहूं बोते रहेंगे, वो ना उन्हें मतलब कि नई हाईटेक टेक्नोलॉजी क्या आ रही है एग्रीकल्चर में, हाईटेक सीड्स क्या आ रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से प्रोडक्शन, कोई मतलब नहीं उन्हें, चल रहा है। अब क्या कहते हैं कि खेती में कुछ होता ही नहीं। वहीं कुछ किसान आपको ऐसे दिखेंगे जो कि बड़ोदर में किसान है प्रेम सिंह, उसके पास जाइए, विदेशों से लोग आते हैं उसके पास ट्रेनिंग लेने, कितने सारे उसको नेशनल इवेंट इंटरनेशनल अवार्ड उसको मिल चुके हैं। प्रेम सिंह बड़ोदर में, बड़ोदर समझ रहे हैं ना, ये ढाबा क्या आप जाइए, बड़ोदर प्रेम सिंह है, तो उनका तो आप देखिए हाईटेक एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ठीक है, हाँ बता तो रहा हूँ, बढ़िया है उनकी। तो विदेशों से लोग उनके पास आते हैं ट्रेनिंग लेने, सीखने, देश विदेश से लोग, बहुत सारे पूरे इंडिया से लोग आते हैं उनके पास सीखने। तो अब मान लो एक किसान उनसे कंपैरिजन करे, उन्हीं के गांव का ही कोई ऐसा भी किसान तो होगा जिसके पास खाने के लिए भी नहीं वो अपने प्रोडक्शन कर पा रहा। अब वो कह रहा है कि मेरी एक जमीन में कुछ नहीं हो रहा। वहीं दूसरी तरफ प्रेम सिंह वो क्या कर रहे हैं, वो इतना बढ़िया रिकॉर्डिंग चल रही है, चल रही है। और वहीं दूसरी तरफ प्रेम सिंह वो क्या कर रहे हैं, इतना बढ़िया प्रोडक्शन ला रहे हैं, उतनी ही जमीन में 4 फसल उगा रहे हैं, एक ही जमीन के टुकड़े में 4 फसल एक साथ। अब कह दो कैसे, ये भी तो एक हाईटेक टेक्नोलॉजी है भाई। मैं गया, ये DHO है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर परवेज खान, नवाब बैंक के जस्ट आगे उनका ऑफिस है दाहिने हाथ पे, हॉर्टिकल्चर अफसर है पूरे डिस्ट्रिक्ट। हॉर्टिकल्चर तो मैंने कल बताया था ना, जो उद्यान वगैरह जो ये है। ठीक है, मैं गया कल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गया था, वहाँ डीन है, उन्होंने भेजा प्रवेश माता के पास। मैं गया, मुलाकात थी मेरी, तो ऐसी बातचीत चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि बताइए सर, योजना है तो सरकार की तरफ से खुद आती है,
बहुत योजनाएं आती हैं, ठीक है, हर चीज़ के लिए योजना आती है, सीड फर्टिलाइजर हर चीज़ के लिए योजना। कह रहा किसान हमारे पास आता नहीं है, तो हम किसी के घर थोड़ा जाएंगे देने, भाई ये ले योजना ले लो, ये पैसा ले लो, ये सीड्स ले लो, हर चीज़ आता है, क्या नहीं आता। कह पपीते के लिए हमारे पास, पपीते प्लांटेशन के लिए हमारे पास हर साल प्रोजेक्ट आता है, हर साल पैसा वापस चला जाता है। कह कोई आता ही नहीं है। कह भाई प्रेम सिंह को देखिए, वो ऐसा किसी कोई दिन नहीं होता कि मुझे कॉल ना करें, मेरे पास ना है, जबकि कह उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी तो कह आवश्यकता है ऐसे फार्मर्स की जो कि प्रोग्रेसिव थिंकिंग के हो। तो ये एग्रीकल्चर क्या है, ये भी तो एक टेक्नोलॉजी ही है। आप एग्रीकल्चर में आप टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज करेंगे उतना बढ़िया प्रोडक्शन होगा। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ क्यों करें हाईटेक है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, इतनी इतनी ज़मीनों में ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं। जापान इतनी सी ज़मीन है, हाईटेक कितनी है ज़मीन जापान के पास, लेकिन फिर भी फूड के मामले में वो आत्मनिर्भर है, क्योंकि क्या कर रहा है, एक ही ज़मीन में लेयर बाई लेयर करके वो फसल पैदा कर ले रहा है। अब अगर बात करो प्रेम से कि एक ही ज़मीन के टुकड़े में 4 फसल निकाल रहे हैं, कैसे? ऊपर मान लीजिए हमने जो बेल वाली फसलें हैं उनको ऊपर फैला दिया, बांस वगैरह बांध करके बेल वाली फसल, उससे प्रोडक्शन मिलने लग गया, ठीक है। अब मान के चलिए हल्दी है, उसकी जड़ केवल 6 इंच नीचे तक जा रही है, ठीक है, उसको लगा दिया। कुछ ऐसी फसल जो और नीचे गहराई तक जा रही है, उनको लगा एक ही जमीन के टुकड़े में 4 फसलें। ये तो ऐसे किसानों को और एग्रीकल्चर में जो नवयुवक हैं उनको उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए सरकार ने हर जिले से 100 ऐसे प्रोग्रेसिव किसानों को सिलेक्ट किया और उनको एज अ रोल मॉडल उनको डिस्प्ले किया गया और उनको अवार्ड दिया गया, साथ ही साथ उनको 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो ये क्या था, ये हमारी योजना थी किसान कल्याण मिशन। अब देखते हैं अगली, देखिए अगला है विरासत अभियान। विरासत अभियान ठीक है, विरासत अभियान। विरासत अभियान क्या है? विरासत अभियान, हाँ विरासत अभियान, विरासत। हम लोग गांव में देखते हैं, गांव में लोगों की सबसे ज़्यादा झगड़ा किस बात पर होता है? गांव के लोगों का सबसे ज़्यादा झगड़ा किस बात पर होता है? संपत्ति का बांट बंटवा रहे। सबसे ज़्यादा झगड़ा इसी पर होता है गांव के लोगों का कि तुमने मेरी मेड़ को 1 बीता बढ़ा लिया, ठीक है। भाइयों भाइयों का झगड़ा कैसे होगा कि तुमने जो है अपना गेट ऐसे इस एंगल पे कहे लगा दिया, मेरी भैंस यहाँ बंध रही है, तुमने कैसे बांध दिया। इसी बात पे झगड़ा होता है गांव के लोगों का, और किसी बात पे झगड़ा नहीं होता। मेड़ को लेकर के हमेशा एक हाथ की मेड़ के लिए झगड़ा होगा। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, विरासत अभियान लेकर के आई और इसके लिए तहसील लेवल पर हर तहसील में 2 महीने का एक मतलब एक पूरी योजना चलाई गई 2 महीने तक। और उसमें क्या था, उसमें उन तहसील में फास्ट ट्रैक कोर्स बनाए गए, ठीक है, जो कि क्या करेंगे, ऐसे संपत्ति संबंधित मुकदमे जो कि पैतृक संपत्ति से संबंधित है, यही बंटवारे से रिलेटेड, ऐसे मुकदमों की सुनवाई की जाएगी और उनका निपटारा किया जाएगा आपसी सुलह करा करके, ठीक है। तो विरासत अभियान के तहत सरकार ने क्या किया, एक 2 महीने का एक स्पेशल ड्राइव चलाया, ड्राइव कह सकते हैं कि एक योजना चलाई और उसमें क्या किया गया, और तहसील लेवल पर कोर्ट्स की स्थापना की गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्या होते हैं, जहाँ पर जल्दी मुकदमा निपटता है। मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट लगती है, देखिए 500 मुकदमे एक दिन में निपट जाते हैं। और तहसील में लगती है, हर तहसील में, माता तहसील में लगती है, हर जगह लगती है फास्ट ट्रैक कोर्ट, मंगलवार को लगा करती है। उसमें क्या है, इस तरह के मुकदमे। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये नहीं कि किसी ने मर्डर कर दिया उसका मुकदमा जल्दी, नहीं, सिविल वाले मुकदमे हुआ करते हैं, जो आपसी सलाह, किसी ने किसी को गाली दे दी, छोटे मोटे मुकदमे जिसमें फर्जी का टाइम बर्बाद हो रहा कोर्ट का, तो ऐसे मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले आते हैं। इसने कल मुझे गाली दे दी थी, अब उसने FIR कर दी जाके, ठीक है, वो मेरी बकरी जो है दूध ले गया, FIR कर दी। तो ऐसे मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुने आते हैं और एक दिन में 500 मुकदमे निपटा दिए जाते हैं। एक दिन में 500 मुकदमे, 800 मुकदमे एक दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट में निपट जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट मुकदमे आपसी सलाह मशवरा से निपटाए जाते हैं। भाई 2 लोग हैं, झगड़ा कर दे, एक दूसरे के खिलाफ FIR कर दिए, किसने मुझे गाली दे दी थी, तो आपसी एक दूसरे से यार माफ़ी मांग ले, यार ये वो आपसी सलाह, ठीक है। अब हमारे पति पत्नी है, लड़ गए,
पति ने कंप्लेन FIR कर दी, ठीक है, तो उनके बीच में क्या है, मतलब एसेंट बना करके, ठीक है, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा जो मुकदमे सुलझा दिए जाएं, वो होते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट। जैसे मान लीजिए अब कोई है 6 महीने से उसने बिजली का बिल नहीं जमा किया, तो बिजली बोर्ड क्या करेगा, उसकी लाइट काट देगा, तो मुकदमा कर देगा तुरंत, मेरी लाइट काट दी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उनके बीच में क्या करवा दिया जाएगा, समझौता करवा दिया जाएगा, कहा जाए समझौता। तो वहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या कहेगी, ठीक है तुम्हारा 40,000 बिल हो गया, तुम ऐसा करो तुम 25,000 रुपये जमा करो और मामला सॉर्ट आउट। और वो बिजली विभाग भी मान जाएगी, ठीक 25,000 जमा कर दे, मामला सॉल्व हो जाएगा। तो तुम्हारा जब 40,000 था तुम्हें 25, तो बहुत सारे लोग इसमें भी लूप होल निकालते हैं, तो 2-2 साल तक लाइट का बिल नहीं जमा करते, बहुत लोगों को देखोगे तुम, है बहुत लोगों को, गाँव में तो मान लो 70-80% लोग करते हैं काम, शहर में भी लोग करते हैं, 2-2 साल तक लोग बिजली का बिल नहीं जमा करते। जानते हैं 2 साल बाद क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा 1.5 लाख रुपये बिल, और उसके बाद जाएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट मुकदमा, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या करेगी, कहती है कि 1 लाख रुपये जमा कर दो, ठीक 50,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट में पति संबंधित मुकदमे, ये भीड़ वाले मुकदमे आप, ठीक है, इसके लिए सरकार ने क्या किया, विरासत अभियान लेकर के आई। 2 महीने का एक पूरा ड्राइव चलाया गया, जिसके तहत गांव के लोगों के ये पैतृक संपत्ति से संबंधित मुकदमे, देखो इसमें लोगों के लैंड डिस्प्यूट को निपटाया गया। और कैसे लैंड डिस्प्यूट, तो सक्सेशन राइट से संबंधित, सक्सेशन राइट समझ रहे हैं ना, उत्तराधिकार, सक्सेशन राइट होता है उत्तराधिकार से संबंधित मुकदमे गांव के लोगों के, ठीक है। 2 month long special विरासत ड्राइव इन द स्टेट टू एंड द लैंड डिस्प्यूट्स ओवर द सक्सेशन राइट्स इन द विलेजेस, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है स्टार्टेड टू सेटल केसेस पेंडिंग फॉर मैनी ईयर्स, तो कहने का मतलब राज्य के 1,08,000 राज्य के 1,08,000 ग्राम पंचायतों में ये विरासत अभियान चलाया गया। और ऐसे लोग जिनके बहुत दिनों से उत्तराधिकार से संबंधित मामले पेंडिंग पे थे, उन मामलों को निपटाया गया। ऑब्जेक्टिव इसका यही है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों की जो इतने समय से अटके हुए मुकदमे हैं, इन सभी को सेटल करना। 1,08,000 1,08,000 गाँवों में ये विरासत अभियान चलाया गया। साथ ही साथ इस अभियान के तहत एक चीज़ और, ये देखो तुम बताते लेकिन मुझे याद आ गया, इस जो विरासत अभियान है इसमें मेन फोकस किया गया लेखपालों को, क्योंकि कहा गया, ये माना गया कि गाँवों के जो अधिकतम मुकदमे हैं वो लेखपालों की वजह से आ रहे हैं। क्योंकि लेखपाल क्या करता है, लेखपाल ने एक भाई से पैसा ले लिया और उसकी थोड़ा सा उसकी जो फादर को थोड़ा सा बढ़ा दिया, उसका चेक थोड़ा सा बढ़ा दिया, अब वो छोटा भाई मुकदमा करे पड़ा है, एक भाई मुकदमा कर पड़ा है। तो सरकार ने माना कि जो लेखपाल है, लेखपाल सही ढंग से अपना काम नहीं कर रहे हैं, और इसी कारण से गाँवों में रेवेन्यू से संबंधित ज़्यादा मुकदमे आ रहे हैं, क्योंकि लेखपाल सही, और देखो कि सही नहीं होता ही है कि जो है अगर जब बंटवारा होता है तो जिस भाई से लेखपाल पैसा पा जाता है तो उसकी तरफ थोड़ा सा उसका रुझान हो जाता है, उसकी जो है मेयर को थोड़ा सा ज़्यादा दाम देता है, और फिर वो जाके बाद में क्या होता है, मुकदमे की जड़ बन जाता है। तो सरकार ने माना कि जो लेखपाल है ये सही ढंग से अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे जो लेखपाल है उनके ऊपर अंकुश लगाना, उनको क्या करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, ये भी इस विरासत अभियान के तहत एक काम था। कि जो ये लेखपालों ने, अब इनकी हिस्ट्री निकाली जा रही है लेखपालों की, जो मुकदमे जैसे बहुत सारे किसी गांव में बहुत सारे मुकदमे पेंडिंग पे हैं, देखे जाएंगे कब से ये पेंडिंग पे हैं, फिर देखा जाएगा इस समय इस गांव में कौन सा लेखपाल अपॉइंट था, ठीक है। तो अब ऐसे लेखपालों के अगेंस्ट क्या होगी, FIR की जाएगी, ठीक है। ऐसे लेखपालों के ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, ठीक है। ये भी लिख लीजिए विरासत अभियान के तहत। अब मृत्यु होगी तो भी अपराध के पास छोड़ा जाएंगे कि भेजो हम मुकदमा चलाना, मृत्यु होगी तो हो गई, जो चिंता है तो उसके ऊपर मुकदमा चल जाएगा, मर गया तो हो गई मृत्यु का, ठीक है। तो ये भी विरासत अभियान का ऑब्जेक्टिव था कि अधिकतम जो गाँव के मुकदमे हैं, जो मामले हैं, ये
लेखपालों के वैसे आ रहे थे, इसलिए लेखपालों की भी मॉनिटरिंग करनी है। आप थोड़ा सा देखिए कुछ एप्स एंड पोर्टल, कुछ एप्स एंड पोर्टल्स। एप्स एंड पोर्टल्स, पहला पोर्टल है यू राइज, यू डैश राइज, RISE, यू राइज फुल फॉर्म इसका लिखिए, यूनिफाइड रीइमेजिन्ड, यूनिफाइड UNIFIED, यूनिफाइड रीइमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। यूनिफाइड रीइमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट, EMPOWERMENT, एम्पावरमेंट में बस सख्त, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए इसका ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है उसमें, जैसे कि ITI किया हुआ है, पॉलिटेक्निक किया हुआ है, ठीक है, या फिर ये जो सरकार की योजना चल रही थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसमें ट्रेनिंग दिया जा रहा था ना, लैपटॉप बनाना सीखिए, मोबाइल बनाना सीखिए, ठीक है, बेकरी, कुकीज़, ये सारी चीज़ें चल रही थी उस प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत। हाँ चल रही है, अभी भी चल रही थी। इसको महिंद्रा को दिया गया था, महिंद्रा जो कुछ है उसको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में वो करवा रही थी, उस समय तो नहीं करा रही है, एक समय उसको दिया गया था टेंडर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को बनाने का। जैसे कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है महिंद्रा का, देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया पहले भी है, तो माता में भी हुआ करती थी, चलिए बात हो गई, तो वहाँ पे हुआ करती थी रोडवेज के आगे, तुलसी ज्वेलर्स नहीं, JRD में, अब वो उसमें किया पिछले लॉक हाँ ना, ठीक है। तो जो है क्या कह रहा था, हाँ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऐप, इस पोर्टल का, इसके तहत नौकरी पाने वाले जो नौकरी के लिए इच्छुक हों और ऐसे जो है एम्प्लॉयर जो नौकरी देना चाह रहे हैं, उन सभी को एक ही जगह पर लेकर के आना। एक ऐसा पोर्टल हो जहाँ पर मान लीजिए आपको आवश्यकता है नौकरी की, आप भी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दें, वहाँ पर एक कोई कंपनी वाला है, ठीक है, जो वहाँ पर क्या करे, वो अपना डाल दे कि मुझे चाहिए एक एम्प्लॉयर, ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इतनी मैं सैलरी दूंगा, तो उन सभी को एक ही मंच पर लेकर के आना। जैसे कि लिंक्डइन वगैरह करती हैं, ठीक है, तो इसी तरह, लेकिन लिंक्डइन वगैरह क्या है, ये सब वो प्राइवेट सेक्टर की है, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा होता है ना, एडवर्टीजमेंट डाल देते हैं कंपनी वाले, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं जो आपके नौकरी जो चाह रहे हैं स्टूडेंट, अब बस वहाँ से वो कंपनी वाले कॉल कर लेते हैं। तो ये सरकार की एक पोर्टल है यूराइज, जिसने जो भी सर्टिफिकेट जिनके पास स्टूडेंट्स के पास जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, जी अपना वहाँ पर रिज्यूमे डालेंगे, रिक्वेस्ट आवेदन करेंगे और वहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो वहाँ पर अपना डाल देंगे, नोटिफिकेशन डाल देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला एप्लीकेशन, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव लिख लेना है, नौकरी खोजने वाले और नौकरी देने वालों को एक ही मंच पर लाना। अगला लिखिए मेरा कोविड केंद्र, मेरा कोविड केंद्र ये भी पोर्टल है, मेरा कोविड केंद्र, ये क्या है, मेरा कोविड केंद्र, इसके तहत इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पोर्टल का, इसमें जो है अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि क्या हो सकता है कि कोविड के लक्षण है मुझमें, तो वो उसमें जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ठीक है, और फिर जब रजिस्ट्रेशन कर देगा तो वहाँ से टीम आएगी डॉक्टर्स की और आपका फ्री कोविड टेस्ट करेगी, ठीक है। तो मेरा कोविड केंद्र, इसमें फ्री कोविड टेस्ट के लिए ये पोर्टल है, जिससे आप रजिस्ट्रेशन करके अपना कोविड टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। अगला लेंगे उद्यम साथी ऐप, तो उद्यम साथी ऐप एप्लीकेशन है, ठीक है।
उद्यम सारथी ऐप, नाम से समझ में आ रहा, उद्यम सारथी, उद्यम मीन्स जो नई इंडस्ट्री डालना चाह रहा है। तो ये क्या है, टू हेल्प यूथ टू एक्सप्लोर, जो यूथ है उनको अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए ये एप्लीकेशन काम करता है। इसमें कोई भी यूथ है जो अपनी स्वयं की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाह रहा है, ठीक है, कोई स्वयं का जो है कुछ भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसे हम कहें करना चाह रहा, तो इस एप्लीकेशन में क्या करेगा, जगह रजिस्टर करेगा और वो अपना जो है उसमें डालेगा सारा जो भी वो मांगेगा वो एप्लीकेशन में कि क्या मैं करना चाहता हूँ, क्लियर, और उससे फिर सरकार के द्वारा उसको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। उद्यम सारथी ऐप, इसके द्वारा यूथ को एक्सप्लोर करने के लिए उसको जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए एप्लीकेशन यूज कर सकता है। आप देखते हैं हम लोग FPO शक्ति पोर्टल, FPO शक्ति पोर्टल, इसे गोरखपुर से सीएम ने लॉन्च किया, इसे गोरखपुर से सीएम ने लॉन्च किया, सीएम ने गोरखपुर से लॉन्च किया, ठीक है। ये जो FPO शक्ति पोर्टल है, इसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल हेल्प की है। इस पोर्टल को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन क्या किया है, तो उसने इसको तकनीकी और आर्थिक सहायता दी है। जो भी इसके लिए जो भी मुझे इस एप्लीकेशन का डेवलप करना है, वो जो भी फाइनेंशियल हेल्प है वो सब किसने दिया, फाइनेंशियल हेल्प वगैरह बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। ऑब्जेक्टिव का क्या है, इट विल ब्रिंग फार्मर्स, प्रोड्यूसर ग्रुप्स and traders and the agriculture and other allied department of the UP government on one platform for world market is reduce dependency on the मंडीज। ओके, ये जो पोर्टल इसमें क्या है, जो भी किसान है, जो भी प्रोड्यूसर है, वो इस पोर्टल में जाकर क्या कर देंगे, अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर कर देंगे, डाल देंगे कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है और मैं इस प्रोडक्ट को बेचना चाह रहा हूँ। दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रिस्ट हैं जिनको उस प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करना चाह रहे हैं अपने इंडस्ट्री में, वो क्या करेंगे, उस पोर्टल में वो भी आएंगे और देखेंगे कि इसमें एक एडवर्टीजमेंट पड़ा हुआ है कि मैं अपना ये प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ। वो डायरेक्ट क्या करेगा, डायरेक्ट वो जो इंडस्ट्रिस्ट है वो डायरेक्ट फार्मर से कॉन्टेक्ट कर लेगा और सीधे सीधे उनका जो प्रोडक्ट है वो बिक जाएगा। फायदा इससे क्या होगा, बीच में जो बिचौलिए हैं उनकी भूमिका खत्म हो जाएगी। तो अभी हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी किसान के पास टमाटर बहुत ज़्यादा हो गया, वो आएगा, अब डायरेक्ट जो मान लीजिए किसान कैसा बना रहा है, वो उसका जो मालिक है, हम कहें वो जो इंडस्ट्री है, वो तो डायरेक्ट किसानों से अप्रोच करती नहीं है, उनसे डायरेक्ट टमाटर खरीदती नहीं है। वो क्या करेगी, वो बीच में एक मीडिएटर होगा जो कि किसानों से टमाटर लेगा और किसानों से टमाटर लिए उसने 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, और जब उसको बढ़िया से साफ सुथरा करके केवल और फिर जा करके उसने सीधे कंपनी को बेचे, कंपनी को बेचते उसने 20 रुपये किलो, कंपनी को क्या बेचा, 20 बता दिया सर ये हाइजीनिक टमाटर है, ये वो ऑर्गेनिक है, कुछ भी बता दिया, और यहाँ से खरीदा 2 रुपये किलो और वहाँ बेच दिया 20 रुपये किलो। ठीक है, बीच में फायदा किसको होगा, उन बिचौलियों को। तो सरकार ने क्या किया, इस ऐप के माध्यम से ये जो बिचौलिए हैं इनकी ये जो मंडी है, इन मंडी पर डिपेंडेंसी कम हो जाए किसानों की, और वो ये जो उनको नुकसान हो रहा है इससे बचाने के लिए सरकार ने ये ऐप लेकर के आई, जिसमें एक तरफ जो ये फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है, वो एक तरफ रजिस्टर्ड हो जाएंगे, और दूसरी तरफ कौन आ जाएगा, जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, जो कंपनियां हैं जो उस माल को खरीदना चाह रहे हैं, और वहीं पर वो आकर के और एक दूसरे से जो भी माल वगैरह उसका एक्सचेंज हो जाएगा, वहीं उसी पोर्टल के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो है ये जो बिचौलिए हैं बीच में, ये खत्म हो गए। अब अगर इसकी हम बात करें, इसलिए सबसे बड़ा हमको एक एग्जाम्पल दिख रहा है, वो दिख रहा है कि इस समय कृषि एग्रीकल्चर बिल पर बड़ा नहीं चल रहा, जो बॉर्डर पर एक किसान बैठे हुए हैं, और उसमें मेन जो किसान है पंजाब और हरियाणा वाले हैं। ठीक है, वही है मेन, पंजाब और हरियाणा के जो किसान है वही है, उसमें बिहार झारखंड के किसान ना तुम देखोगे, उत्तर प्रदेश ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसान ना देखोगे, तो वहाँ तुम देखोगे केवल पंजाब और बिहार के किसान, कुछ उनके इन्फ्लुएंस में अगर के पंजाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान चले गए। ठीक है, आप देखिए तो क्या है उनको समस्या क्या है, समझेगा वो है जो मंडी परिषद जो चला रहे हैं, जो मंडी के वो अड़तियाँ हैं, मेन वो हैं। भाई वहाँ के किसानों को तुम देखोगे
है वो अड़तिया, लेकिन नाम तो किसान है और ऑडी निकल रहे हैं। ठीक है, ट्रैक्टर की बिल्कुल एक से एक ट्रैक्टर, अभी देखो उसमें एक से एक महंगे ट्रैक्टर लोग लेकर के आए थे। ठीक है, तो वो सब है बिचौलिए। अब सरकार ने यहाँ पर क्या किया, सरकारी सब्सिडी लेकर के आ रही है भाई, अब सरकार ये सब चीज़ें लेकर के आई है, वो जो बिचौलिए है उनकी एक तरीके से उनकी वो खत्म हो जाएगा रोल, तो उनका जो प्रॉफिट है वो खत्म हो जाएगा। मेन समस्या उनको ये कि सरकार ने अगर क्या कर दिया, ये सब चीज़ें लेकर के आई कि बिचौलियों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और वही जो आपको जो बिचौली है ना, वही है वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव है। और वो किसान ना ज़्यादा मिलेगा, वो बिचौली है, बड़े जो किसान हैं, ठीक है, उनकी समस्या उनको है। ठीक है, तो अब इस एप्लीकेशन की सरकार ने क्या किया कि जो ट्रेडर मतलब जो फार्मर्स है, प्रोड्यूसर हैं और जो इंडस्ट्रिस्ट है, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर के आना, जिससे कि क्या है, एक एक्सपर्ट मार्केट बेस तैयार हो जाए और रिड्यूस डिपेंडेंसी हो मंडीज के ऊपर। ठीक है, चलो ये तो हो गया एप्लीकेशन पोर्टल, 3, 4, 5 है। बिल्कुल अगर मैं सही बताऊं तो उस दिन जब मैं पहले दिन मैं बैठा था तो यहीं तक मैंने जल्दी बनाया था, और 2 दिन से मैंने इस पर कुछ काम नहीं किया। ठीक है, कल भी मुझे बिल्कुल कभी समय नहीं मिला तो मैंने इसके आगे होमवर्क किया नहीं मैं सही बताऊँ, मुझे ना वकील नहीं यार इतना पर्याप्त है, लेकिन उसके बाद मैंने कोई काम किया नहीं है। उसको उसी दिन मैंने काम किया तो 3 रात मैंने किया था, और मेरा 3 दिन मैंने पढ़ा दिया था। मैं उसको सोच रहा था कि यार मैं पढ़ाऊँगा क्या क्योंकि इसके आगे मैंने होमवर्क किया नहीं है। अच्छा, अगर हम नई करंट की न्यूज हम डिस्कस करें, वो अब इस समय कोई फ़ायदा है नहीं कि अगर 10 अक्टूबर के हम एग्ज़ाम को लेकर के हम पढ़ रहे हैं, तो अब 10 अक्टूबर के एग्ज़ाम में तो अब वाली न्यूज़ आएंगी नहीं। जो पुरानी न्यूज़ हैं वो दिमाग से मतलब पता है ठीक है क्या न्यूज़ है, कोई पूछेगा तो पता नहीं, लेकिन अब उसको एक्सप्लोर कर सकने की कंडीशन में है नहीं। ठीक है, तो आज जो है करंट अफेयर्स, अब कल होगा, आज अगर कुछ और पढ़ लो तो पढ़ लो। करंट अफेयर्स मैं सोच रहा था करंट अफेयर्स तो पढ़ाऊँ, क्या करंट अफेयर्स की क्लास थी, लेकिन वही करंट अफेयर्स बोलो गूगल में, गूगल वाला चलो गूगल में सर्च करके बताओ जरा कौन कौन सी सिटी इस साल 2020 इस साल 2021 में किनको कौन कौन सी सिटी शामिल की गई। किसको हाँ तो इसको होगा ना भाई, ITI वाले स्टूडेंट्स उसने डाल दिया कि मुझे ITI वाले स्टूडेंट्स चाहिए, ITI के लिए स्टेट वाले चाहिए, तो आप जाएंगे, आप डालेंगे अपना एप्लीकेशन डालेंगे कि मैंने ITI की स्टेट से मैंने किया हुआ है, सर्टिफिकेट किया हुआ है, और इस ईयर का है मेरा ये मेरे उसमें परसेंटाइल है जो भी है आप है, आप ये सब चीज़ें डालेंगे अपना, और वहाँ से जो एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा, तो आपको कॉन्टेक्ट कर देगा। हमें फिटर वाला दे सकता है, हमें इलेक्ट्रिकल वाला दे सकता है, हमें जिनका चल रहा है क्या उनको चाहिए काम कराने के लिए, वो तुमसे सर्टिफिकेट वो मांगेंगे, ट्रेनिंग वेनिंग है कि हमारे पास नहीं, कुछ जो है एक्सपीरियंस है कि नहीं, वो तो तलेबी मांगे, कुछ लोग मांगे, प्रोफेसर मांगे, वो देखिए वो एक अप्रेंटिस वाला चीज़ है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ जिस व्यक्ति को नौकरी चाहिए और जिस व्यक्ति को नौकरी देना है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा जोमेटो है, क्या है जोमेटो, प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर है ना भाई, वो खुद कुछ प्रोड्यूस कर रहा है क्या, नहीं, खुद सिर्फ सर्विस दे रहा है। वो उसने क्या किया, कस्टमर और जो वो प्रोड्यूसर है उन दोनों को उसने मिला दिया, और बस यही काम करेगा। एक तरफ जो एम्प्लॉयर है और एक तरफ एम्प्लॉई है, दोनों ने वहीं पर रजिस्ट्रेशन कर दिया, वहीं पर दोनों आपस में मिल गए। शादी.com भारत मैट्रिमोनियल क्या कर रहा है, वो थोड़ा लड़की और लड़का ढूंढ करके लेके आ रहा है, लड़कों वाले ने एडवर्टीजमेंट डाल दिया, लड़की वाले ने एडवर्टीजमेंट डाल दिया,
फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है? प्रोड्यूसर कंज्यूमर लेकर के आया, माल वहीं पर कस्टमर ने देखा, हाँ ये बढ़िया है, यहाँ रेट कहाँ है, बस क्या हुआ, ठीक है। अब यहीं पर तो हाई को वो सुप्रीम कोर्ट ने इसको फ्लिपकार्ट को धमका दिया था कि फ्लिपकार्ट अब क्या कर रहा था, अपने प्रोडक्ट बना रहा, बहुत सारे प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट का लगता है। हाँ, अब बहुत सारे प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट खुद के फ्लिपकार्ट की मैन्युफैक्चरिंग आने लग गई है, और फ्लिपकार्ट क्या करता है, उन प्रोडक्टों को सबसे पहले दिखाता है, उन प्रोडक्ट को सबसे पहले दिखाता है, और जो दूसरे के प्रोडक्ट को नीचे दिखाता है, अपने प्रोडक्ट सबसे ऊपर हाईलाइटिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया है, पड़ताल लगाई है कि आप जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर है, आप मैन्युफैक्चरर नहीं है, इसलिए आप अपने मैन्युफैक्चरिंग किए हुए सामान की जो सबसे ऊपर दिखा रहे हो, ये तो धोखाधड़ी हो गई ना। क्योंकि आपने जब रजिस्ट्रेशन लिया था हमसे, जो आपने सरकार से रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो आपने क्या कहा था, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो मैन्युफैक्चर कैसे बन गया, तुमने कैसे नहीं किया जो है कि हम ये हमारा प्रोडक्ट है मेड बाय फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, क्या रहा है, धन्यवाद ने कहा कि 7 स्मार्ट सिटी नगर निगम में जैसे मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्याबाद, फिरोजाबाद, मथुरा, वृंदावन और शाहजहां शामिल है। साथ ही यूपी के पहले से तय की गई स्मार्ट सिटी बनारस, कानपुर, आगरा और लखनऊ, ठीक है। तो 11 हो गई, यह 4 पहले से थी और 7 इस बार शामिल कर ली गई। मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, ये तो होना ही था, मथुरा, वृंदावन हो गए, शाहजहाँपुर, फिरोजाबाद, काफ़ी कानपुर, लखनऊ, आगरा, बनारस पहले से हैं, ठीक है, साथ हो गए। फिर 11 स्मार्ट सिटी हो गई। पहले मतलब बीपीएसपी को समझ जो केवल उससे जनरल चीज़ें, ठीक है। अब ये बीपीएसपी है, ये आज अगर मैं पढ़ाऊँगा तो उसको हो पाएगा नहीं, बहुत बड़ा मजे का बड़ा टॉपिक है, 1 घंटे में हो पाएगा तो मतलब फिलहाल। लेकिन मैंने क्या कहा बोला है, जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे तो इंडियन ज्योग्राफी, अच्छा जो करंट है, थोड़ा सा करंट लोग अपनी तरफ से भी अप्रोच करो। तो करंट यार कितना पढ़ाएंगे आप, नहीं कोई नहीं पढ़ा देगा, करंट को अपनी तरफ से अप्रोच करना पड़ेगा। जरा इंडियन ज्योग्राफी वाले पलटा जाओ, लाओ तो आज कोई एक ऐसा टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी का जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो, तो उसको कवर कर देते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आ ही आए, पूछे ही पूछे। इंडियन ज्योग्राफी देखिए, हमने पिछली बार कहाँ तक पढ़ा था, और कहीं तो जब हम लोगों ने वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स पढ़े थे और जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उस तरफ चलिए। हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हम लोग हिमालय कंप्लीट कर दिया था। एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, याद और इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। देखिए, जब मैंने आपको फिजिकल डिवीजन इंडिया का बताया था, तो फिजिकल डिवीजन में मैंने आपको बताया था कि इसको 4 भागों में बांटते हैं। फिजिकल डिवीजन को, तो फिजिकल डिवीजन इंडिया का पढ़ेंगे तो हम 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे ऊपर हम लोग देख रहे थे जो उत्तर भारत के क्या है, माउंटेन्स है। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र हम लोग देख रहे थे, माउंटेन, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय, हिमालय और नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियाँ हैं वो हम लोगों ने देखी। उसके बाद दूसरा है आपका ग्रेट प्लेन्स, उत्तर भारत के ग्रेट प्लेन्स, जिसमें सिंधु नदी द्वारा निर्मित प्लेन, ठीक है, इंडस प्लेन हो गया, गंगा
नदी तंत्र द्वारा निर्मित प्लेन हो गया, और ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। उसी में हम लोग देखेंगे जो ये पूरा हिस्सा है, ये पूरा बेल्ट है उत्तर प्रदेश और बिहार वाली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। उधर पश्चिम में चले जाएं तो पंजाब, हरियाणा, ये सब क्या है, ये उत्तर भारत के विशाल मैदान है, और इनका निर्माण वही नदियों के सेडिमेंट्स के द्वारा हुआ। दूसरा टॉपिक ये हो गया ग्रेट प्लेन, ठीक। तीसरा टॉपिक था प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ये दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार हम कहते हैं, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा तो आपका वही था, वही कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स, कोस्टल प्लेन और आइलैंड। ये चार टॉपिक में हम लोग बांटते हैं अपने पूरे फिजिकल डिवीजन, भारत के भौतिक विभाजन को, ठीक है। उसमें से जो एक टॉपिक है प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, इसको थोड़ा सा हम लोग जरा डिस्कस करते हैं आज स्पेशल क्लास के तौर पर, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन, इसमें भी मैं जब आपको बताऊँगा वेस्टर्न घाट, उससे एक क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन ही अगर आपके आया इस टॉपिक से, पूरे टॉपिक से अगर एक ही क्वेश्चन अगर पूछना है एग्जामिनर को, तो वो इसी से पूछेगा। अगर एग्जामिनर का ने मूड बनाया हुआ है कि इस पूरे टॉपिक से मुझे मात्र एक क्वेश्चन पूछना है, तो इसी से पूछेगा। मान ली 2, 3, 4 पूछ दिया तो भले ही वो कहीं और से पूछ ले, अगर एक ही क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा दक्षिण भारत है, पेनिनसुलर इंडिया, मेन लैंड, हमारी मुख्य भूमि, क्लियर। अब इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था, ये एक सांड के तरीके का है जिसकी 2 सींगें हैं, ठीक है। लग रहा था, ये 2 सींगें हैं। ये है हमारा पेनिनसुलर इंडिया मेन भूमि। अब ये जो हमें आगे तक ये बढ़ा हुआ दिख रहा है, ये तो कोस्टल प्लेन है ना, ये तो बाद में बना था, ये मैदान है, बाद में बने सेडिमेंट से। अब इसी को हमें पूरा पढ़ना है, क्या क्या है इसमें। इसमें अगर हम देखें, ये वाली जो एक सींग है, एक इसी सींग कौन कहते हैं, अरावली, क्या है, ये अरावली माउंटेन है, ठीक है, अरावली पर्वत। उसके बाद ये वाला जो इसका हिस्सा है, इसको हम कहते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है। इधर वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं पूर्वी घाट, ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ठीक है। यहाँ पर एक माउंटेन, ये देखिए पूरी घाट है, ये वाली सींग और ये पूरा हिस्सा पूरी घाट में आएगा। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, ये विंध्याचल, और विंध्याचल के दक्षिण में एक और रेंज है, उसको हम कहते हैं सतपुड़ा विजय। कहाँ विनोद, कहाँ, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है। ये 5 चीज़ें हम देखते हैं, 1 घंटे में कोशिश करूंगा मैं, तेजी के साथ पढ़ना है, 1 घंटे में इसको हम लोग कवर कर लेंगे। पहले मैं इसको एक बार थोड़ा सा और अच्छे से रिपीट कर दूँ हर चीज़ें। देखिए, एक ये माउंटेन रेंज हो गई, ये माउंटेन रेंज हो गई, ये क्या है, ये देखिए गुजरात से स्टार्ट हो रही है, गुजरात से स्टार्ट हो रही है, और फिर गुजरात से गई राजस्थान में, और राजस्थान से फिर दिल्ली में, दिल्ली में रायसीना हिल जहाँ राष्ट्रपति भवन है, और दिल्ली में JNU कैंपस तक जाएगी। यही क्या है, ये आपकी अरावली। दूसरी एक रेंज जो कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, यानी कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में बाउंड्री बनाता है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में क्या करता है, बाउंड्री बनाता है, सीमा का निर्धारण करता है। हाँ, ये तो पढ़ चुके हो ना टॉपिक को, है ना, तभी इम्पोर्टेंट काम, ठीक है, तुम भी पढ़ चुके हो ना, तो आता तो होगा। सब बताओ, सब अरावली की सबसे ऊंची पीक अभी क्या है,
ठीक है, 1722 मीटर। गुरु शिखर में ऐसा कौन सा हिल स्टेशन स्थित है राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन? माउंट आबू। कौन सी रिवर निकल रही है? चंबल। हो गया बस, बनास। ठीक है, हाँ बना तो एक माउंटेन रेंज है विंध्याचल। ओके, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से लेकर के, ऑनलाइन क्लास में पढ़ी हो कि यहाँ एक बार पढ़ाया था मैंने, इसी यहीं पढ़ाया था वो, तब भी ऐसे ही स्पेशल में पढ़ा दिया था, है ना, कुछ पढ़ाने के लिए समझ में आया तो ये पढ़ा दिया था। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगी? गुजरात से लेकर के, और कहाँ तक चला गया ये? झारखंड तक। ठीक, तो उसके बाद एक और रेंज इसके दक्षिण में, ये भी कहाँ से कहाँ तक है? जस्ट इसके पैरेलल ही है, ये भी सेम वही गुजरात से लेकर के और झारखंड तक, सेम पैरेलल रेंज है दोनों, और इसका नाम हमने क्या रखा? सतपुड़ा। ठीक है, ये विंध्याचल, ये सतपुड़ा। फिर ये वाली रेंज, ये क्या है? वही पश्चिमी घाट। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? वही गुजरात से लेकर के और तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक। गुजरात से लेकर के और तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक। क्लियर? उसके बाद ये इस तरीके से आया, ये क्या है? पूर्वी घाट। कहाँ से कहाँ तक? उड़ीसा से लेकर के, और ये आपका तमिलनाडु में ये हिस्सा है, और ये एक बिल्कुल देखिए दोनों एक अगर आपस में मिल गई ना, कौन सी जगह है ये जहाँ दोनों मिल गई? नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी। नॉर्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉरी, नॉर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं? घाट। मतलब कि यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर मिल गई, एक जो इतला करती यहाँ बन गई होगी, गांठ नुमा आकृति बन गई होगी, तो इसको हमने नाम दिया नीलगिरी घाट। और इसी में स्थित है कौन सा हिल स्टेशन? नीलगिरी घाट में कौन सा हिल स्टेशन स्थित है? कौन सा हिल स्टेशन है? ऊटी। ठीक है, तो इसी में नीलगिरी घाट में हिल स्टेशन स्थित है ऊटी। यहीं पर हम लोगों ने एक टेलीस्कोप लगाया हुआ है, दूरबीन लगाई हुई है यहीं पर नीलगिरी घाट पर। खैर, तो हमें ये 5 चीज़ें हम देखेंगे: अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट एंड पूर्वी घाट। देखिए, अब अगर हम, हाँ, एक चीज़ यहाँ से और पूछा जाता है, बताओ नर्मदा की जो रिफ्ट वैली है वो कहाँ पर स्थित है? यहाँ बताओ, नर्मदा रिफ्ट वैली किस जगह पर स्थित है? किन के बीच में स्थित है? किसके दक्षिण में स्थित है? देखिए, नर्मदा की रिफ्ट वैली विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में स्थित है, और उसे रिफ्ट वैली से फ्लो करती है नर्मदा। इसी वजह से नर्मदा ढाल के अगेंस्ट बहती है। ढाल है हमारा पूर्व की ओर, यानी ऐसे यहाँ से इस साइड की ओर ढाल है। देखेंगे हम अधिकतर नदियाँ किधर गिर रही हैं? जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यहाँ बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है। ठीक है, तो मोस्टली जो नदियाँ हैं वो कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में। बट नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियाँ हैं जो कि ढाल की विपरीत बह रही हैं, यानी कि ऊपर की ओर बह रही हैं। ठीक है, यानी कि जाकर के अरब सागर में गिर रही हैं। तो अगर पूछा जाए आपसे कि आखिरकार क्या कारण है, भाई ऐसा तो सीधी सी बात है कि पानी अब अपोजिट तो चढ़ेगा नहीं, कौन सा पंपिंग सेट लगा हुआ है, तो ऐसा क्या कारण है कि नर्मदा और ताप्ती ढाल के अगेंस्ट विपरीत? क्या कारण है? क्योंकि ये दोनों ही नदियाँ रिफ्ट वैली में बह रही हैं। दोनों ही नदियाँ रिफ्ट वैली प्लस घाटी में, यानी कि इन जगह पर क्या हुआ था? ये जगह नीचे दब गए थे। मैंने अभी ये अगर ब्लॉक माउंटेन है, ये दोनों जो है ब्लॉक माउंटेन्स हैं। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं? ये वाली छोटी चीज़ है, ये छोटी चीज़। ठीक है, एक समय रहा होगा ये जब जमीन पूरी बराबर रही होगी, ये दोनों हिस्से नीचे फंस गए। अब कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर है कोई व्यक्ति, तो उसको ये वाला हिस्सा ऊंचा दिख रहा है, नहीं दिख रहा? ऊंचे हिस्से को हमने क्या कह दिया? पर्वत, पहाड़। ठीक है, तो इधर दोनों के लिए ये क्या हो गया? पहाड़ हो गया। यही होता है, यानी जब किसी जगह पर दो तरफ की जमीन नीचे धस जाए, स्वाभाविक सी बात है कि बीच वाला हिस्सा ऊपर दिखाई देगा, उसी को मॉस्ट कह देते हैं या उसी को कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, यही है विंध्याचल। यही मान लीजिए क्या है? विंध्याचल। ठीक है, यहाँ समझना चालू करिए। जैसे कि ये क्या है आपका विंध्याचल, इधर का हिस्सा भी नीचे धसा हुआ है, जो कि क्या है हमारा ग्रेट प्लेन है। ये विंध्याचल,
ये क्या है, ये नर्मदा की रिफ्ट वैली है, नीचे धसा हुआ हिस्सा है ना नर्मदा की रिफ्ट वैली। अब नीचे ये जमीन है नीचे धस गई है, ढाल तो भाई ऊपर कृष्ण में ढाल है ना, ऊपर ढाल है ना पश्चिम पूर्व की ओर, लेकिन ये हिस्सा क्या हो गया, नीचे धस गया है। तो यहाँ ढाल क्या हो गई है, नीचे की ओर हो गई है, रिफ्ट वैली बन चुकी है, और बस यहाँ से नदी का और इसी रिफ्ट वैली में, ठीक है। इसलिए ढाल के अगेंस्ट वैली। फिर दूसरा ब्लॉक माउंटेन सतपुड़ा, फिर ऐसे ही ऊंचा हिस्सा, और उसके भी दोनों तरफ के हिस्से क्या है, नीचे धसे हुए हैं। ये नर्मदा की रिफ्ट वैली और इधर उसके साउथ में ताप्ती की रिफ्ट वैली, ठीक है। फिर उसके बाद ऊंचा उठा हुआ हिस्सा अजंता की पहाड़ी, तो यही ऐसे ही स्ट्रक्चर बनी हुई है हमारी। ग्रेट प्लेन नीचे धसा हुआ, विंध्याचल ऊपर उठा हुआ है, फिर नर्मदा की रिफ्ट वैली नीचे धसा हुआ हिस्सा, फिर सतपुड़ा वापस से ऊपर उठा हुआ। यहाँ दोनों जगह जो रिफ्ट वैली से जो लोग देखेंगे तो उनको तो ऊंचा उठा दिखाई देगा ना, ये सतपुड़ा, फिर ताप्ती की रिफ्ट वैली और फिर अजंता की पहाड़ी। तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन चिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिएगा पीटी के, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। बताइए ताप्ती की रिफ्ट वैली किन दो रेंजेस के बीच में है, किन दो रेंजेस के बीच में है ताप्ती रिफ्ट वैली? किसके किसके बीच में है? ताप्ती रिफ्ट वैली, वो तो नर्मदा की रिफ्ट वैली है। देखिए विंध्याचल ये क्या है, ये है सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज हो गई। उसके बाद ये रिफ्ट वैली ताप्ती, ताप्ती की रिफ्ट वैली, और फिर ये रेंज अजंता की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये जो पहाड़ियाँ हैं किसकी हैं? अजंता की। ये पहाड़ियाँ किसकी हैं? सतपुड़ा की। ये विंध्याचल की। तो ताप्ती किनके बीच में स्थित है? सतपुड़ा और अजंता के बीच में। यहीं पर है आपकी हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर बालासो की पहाड़ियाँ हैं, वो ये कम इम्पॉर्टेंट है, बट आपको ये याद रखना है अजंता तक का क्रम पूरा। यहाँ पर ग्रेट प्लेन, अगर आपसे पूछा जाए विंध्याचल किन दो स्थलाकृतियों के बीच में स्थित है विंध्याचल, तो आप क्या बताएंगे? ग्रेट प्लेन, यहाँ पर ग्रेट प्लेन है, तो आप क्या बताएंगे? विंध्याचल किसके बीच में स्थित है? ग्रेट प्लेन और नर्मदा रिफ्ट वैली के बीच में, ठीक है। नर्मदा मोस्टली क्वेश्चन जो पूछा था वो पूछा था नर्मदा रिफ्ट वैली के लिए पूछा जाएगा। बताइए नर्मदा रिफ्ट वैली किन दो स्थलाकृतियों के बीच में स्थित है? आप क्या बताएंगे? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में स्थित है नर्मदा की रिफ्ट वैली, और रिफ्ट वैली में बहती है ये नदी घस घाटी में, इसी वजह से ये नदी ढाल की विपरीत बहती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से रेडी। आप देखिए हम लोग, ये है मान लीजिए अरावली, ठीक है। अरावली का विस्तार मैंने बताया गुजरात से लेकर के और दिल्ली तक है। थोड़ा सा ही हिस्सा अरावली का, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हिस्सा इसका गुजरात में है, और सबसे ज़्यादा हिस्सा कहाँ है उसका? राजस्थान है। गुजरात, फिर यहाँ पर राजस्थान, और फिर यहाँ पर दिल्ली। इसकी पूरी अगर हम लंबाई की बात करें तो लगभग 800 किलोमीटर ये लंबा है। कौन सा? अरावली। ये प्री कैम्ब्रियन काल का है, प्री कैम्ब्रियन यानी कि सबसे पुरानी स्थलाकृति है ये। प्री कैम्ब्रियन जब स्टार्ट हुआ था, पृथ्वी की जब निर्माण चालू हुआ था, उस समय का है ये अरावली, और ये इसीलिए अरावली को विश्व की सबसे पुराना वोलिक पर्वत कहा जाता है। फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन क्या है? जब दो प्लेटें पास आ रही थी तो बीच का जो सेडिमेंट है उसमें क्या हो गया? फोल्ड पड़ गया ना, ऊपर उठ गया, उसी को हम कहते हैं फोल्डेड माउंटेन, और उसी को हम कहते हैं वोलिक पर्वत, वलन, वलन पड़ जाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कापी है, अब इस कापी के पेज को लिखो ऐसे, भाई ये हो गया ना, तो ये वलन, ठीक है। तो ये जो है, जो अरावली पर्वत है क्या है? विश्व के सबसे पुराना फोल्डेड माउंटेन है, और जो चीज़ सबसे पुरानी होगी वो उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी? उसका इरोजन हो चुका होगा, उतनी ही ज़्यादा वो टूटी फूटी और अपरदित होगी। अब आप में, आपके पिताजी में, आपके दादाजी में ज़्यादा अपरदन किसका हो चुका है? ज़्यादा हम कहें अपरदित अवस्था में, तो ये दादाजी तो हैं सारे माउंटेन्स के। हिमालय तो अभी नया है, कहते हैं हिमालय भी अपनी युवा अवस्था में अभी बढ़ रहा हो, अभी यंग एज में है हिमालय, ठीक है। और फिर पिताजी हो गया ये सतपुड़ा और विंध्याचल, वो फिर मीडियम एज के हैं। और सबसे पुराना क्या है? अरावली। सबसे पुराने स्थलाकृति है भारत में ये अरावली, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन्स में है पूरे वर्ल्ड में। इसी वजह से अरावली का इरोजन बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही अपरदित और कटी फटी टूटी फूटी अवस्था में मिलता है अरावली, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन काल का है, सबसे ज़्यादा टूटी फूटी अवस्था में मिलता है। इस पूरे अरावली में
2-3 माइंस हैं जो फेमस हैं, जैसे एक मकराना की माइंस जो कि अपने मार्बल्स के लिए फेमस है। जितने भी मार्बल्स की आपको शॉप मिलेगी, दूसरे का माल कहाँ से आता है बताएंगे? कहाँ से आता है? राजस्थान से। तो राजस्थान में ही यहाँ पर उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में मकराना की क्या है? माइंस हैं, जहाँ से मार्बल निकलता है, ग्रेनाइट मार्बल वगैरह। ठीक है, यहीं पर एक माइन है जावर माइन, जो कि अपने फेमस है जिंक के लिए और टिन के लिए। जिंक और टिन के लिए फेमस है जावर माइन। उस तरीके से एक माइन है खेतरी माइन, जो कि फेमस है अपने कॉपर के लिए, तांबे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट माइंस हैं, जावर, खेतरी और मकराना। उसके बाद यहीं पर मराठावाड़ा में, मारवाड़ा में एक इस रेंज पे एक जो है पीक है, एक पीक है। और ये जो पीक है ये पूरे अरावली की सबसे ऊंची पीक है। पीक समझ रहे हैं ना? मान लीजिए ये पूरा माउंटेन रेंज है, भाई हिमालय क्या? हिमालय एक माउंटेन है, और माउंट एवरेस्ट क्या है? उसकी चोटी है। भाई हिमालय कहीं चला जा रहा है, बीच बीच में कहीं कहीं तो ज़्यादा उठा हुआ है, भाई हर ऐसे चला जा रहा है। ठीक है, बीच बीच में ज़्यादा उठा हुआ है, फिर आगे या फिर ज़्यादा उठा हुआ है, तो जो ज़्यादा उठा हुआ हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं पीक, यानी चोटी। ठीक है, तो जिस तरीके से माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये किस पर्वत के हिस्से हैं? तो हिमालय के। और ये सब क्या है? कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट, ये पीक्स हैं, चोटियाँ। ठीक है, तो उसी तरीके से इस पूरे अरावली में यहाँ पर एक चोटी है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, आबू पर्वत है, नाग पर्वत है। ठीक है, ये अलग अलग हैं, पर लेकिन एक इसी तरह एक पीक है, इस पीक का नाम है सिरोही गुरु शिखर। मतलब यहाँ पर सिरोही जिला है, हम कह सकते हैं क्षेत्र है, और इसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। और जगह जो है उसका नाम है सिरोही। तो हम पूरा नाम लिख देते हैं सिरोही गुरु शिखर, तो बदल से इस पीक का नाम है गुरु शिखर। क्लियर? अब इस ये गुरु शिखर जो पीक है, ये पूरे इस अरावली की सबसे ऊंची पीक है। हाइट पूछा जाता नहीं है, बट 1722 मीटर। ठीक है, यहाँ पर एक नाग पर्वत है, वो भी इसकी पीक है। इसी नाग पर्वत से निकलती है लूनी नदी। सुना ना नाम लूनी नदी? वो राजस्थान थार मरुस्थल में बहती है और कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है लूनी। वैसे ही आबू पर्वतों से एक मेवाड़ की पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है साबरमती। खैर वो कम इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है आपका गुरु शिखर, क्योंकि सबसे ऊंची पीक है पूरे अरावली की। और यहीं पे इसी के ऊपर वाले हिस्से से, गुरु शिखर के टॉप से, चोटी से एक रिवर निकलती है, और इस रिवर का नाम है बनास। क्या नाम है? बनास नदी। और ये बनास नदी आगे जाते हैं, इधर से आ रही है चंबल, और इस चंबल में जाकर के बनास क्या होती है? मिल जाती है। तो बनास क्या? चंबल की एक सहायक नदी है। ठीक है, चंबल की, और चंबल की किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो अगर हम कहें तो बनास किस नदी तंत्र का हिस्सा हो गया? गंगा नदी तंत्र का। बनास किस नदी तंत्र का हिस्सा हो गया? गंगा नदी तंत्र का। आप यहाँ से पूछे जाते हैं कि बताइए, क्षिप्रा नदी जो कि उज्जैन के किनारे बसा हुआ है, जिस पर हमारा कुंभ भी लगता है, उसे जाकर आपसे बताइए क्षिप्रा नदी किस नदी तंत्र का हिस्सा है? क्या बताएंगे? क्षिप्रा नदी किस नदी तंत्र का हिस्सा है? क्षिप्रा नदी पे जाके चंबल में मिल जाती है, और चंबल के जाके यमुना मिली, यमुना मिली गंगा में। तो आखिरकार क्षिप्रा किसका हिस्सा हो गया? गंगा नदी तंत्र का। ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम का। देखिए यहीं से एक नदी निकल रही है, जिस नदी का नाम है बनास। और इस बनास नदी में देखिए इस पहाड़ी के बीच से होकर के निकल रही है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, नॉर्थ वाला, नॉर्थ साइड वाला, इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं माउंट आबू। क्या बोलते हैं? माउंट आबू। बनास नदी गई और उसमें पहाड़ी के बीच से निकल गई, दो हिस्सों में पहाड़ी को तरीके से बांट दिया उसमें। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसी को हमने कहा माउंट आबू। और ये माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। ठीक है, हिल स्टेशन समझ रहे हैं ना? हिल स्टेशन समझ रहे हैं नहीं? ठीक है, तो माउंट आबू क्या है? राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन। ठीक है, अब देखिए एक दो चीजें माउंट आबू से और पूछ लेगा, जैसे पूछ लेगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर। जैन जो धर्म के फॉलोअर्स हैं, उनका एक बहुत ही फेमस और बहुत ही डिवोटी एक प्लेस है। ठीक है, वो क्या वहाँ सा है? दिलवाड़ा। तो दिलवाड़ा तो जैन मंदिर वो इसी माउंट आबू में स्थित है, और ये पूरा का पूरा व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। और इसके लिए जो व्हाइट मार्बल है कहाँ से क्या होगा? कौन से माइन से? मकराना। ठीक
ठीक है। अभी तो जाओ किसी यहाँ बांधना में तो मुझे नहीं लग रहा कोई रखता होगा मकराना मार्बल, कोई भी शॉप वाला मकराना मार्बल ना रखता होगा, महंगा आता है 600-700 रुपये, ठीक है। लेकिन हम होगा चल जाता है, ठीक है, भागों में चल जाता है बांधना में, मुझे नहीं लग रहा कोई रखता होगा। और अगर मंगवाओगे भी तो ज़्यादा ऑर्डर होगी तब वो मंगाएंगे। वो है नेचुरल मार्बल वाइट बिल्कुल। ये जो यहाँ अगर वाइट बेचते हैं वो तो इसे प्रति वाला है, ठीक है, बना करके बेच देते हैं। तो मकराना मार्बल से बना हुआ है पूरा दिलवाड़ा का या ताजमहल। भाई मार्बल से बना कहाँ से आया? मकराना, ठीक है। तो एक तो वहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर वो फेमस है, वाइट मार्बल से बना हुआ है। दूसरा वहाँ माउंट आबू में एक फ्रेश वाटर लेक है, नक्की झील, फ्रेश वाटर लेक नक्की झील, वो इम्पोर्टेंट है। बहुत बता रही हाँ ठीक है। तो केवल हमें अरावली में इतना हमने देख लिया। राजस्थान में 3 फेमस खाने, बनास रिवर सबसे हाईएस्ट पीक शिखर, हिल स्टेशन माउंट आबू, ठीक है। माउंट आबू में जो 3 चीज़ें देख ली, दिलवाड़ा जैन मंदिर वाइट मार्बल से बना हुआ है, जैनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल नक्की झील, बस। उसके बाद आए हम दिल्ली वाले हिस्से में। दिल्ली वाले हिस्से में यहाँ पर हिल स्थित है, इनका नाम है रायसीना, रायसीना हिल्स। इन्हीं रायसीना हिल्स में ही राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, प्रेसिडेंट हाउस। इसमें इन्हीं रायसीना में आपको कुछ पूछ जगह बताइए, राष्ट्रपति भवन निम्न में से किस पर्वत पर बना हुआ है? पूछ कैसे? अब आपने हमेशा पढ़ा हुआ रायसीना हिल्स, लेकिन आपको पता नहीं कि रायसीना हिल्स अरावली का हिस्सा है, फिर आप नहीं लगा पाएंगे। तो राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स का बना स्थित है, और रायसीना हिल किस रेंज का हिस्सा है? तो अरावली रेंज। रायसीना हिल्स अरावली रेंज, अरावली कंप्लीट, ठीक है। अरावली कंप्लीट, विंध्याचल नोट करना या नोट करना, नोट करते हो जो बड़ी तेजी के साथ। आप छोटा तो छोटा फिर उसके बाद अब देखते हैं विंध्याचल। विंध्याचल, ठीक है। ये पूरा का पूरा विंध्याचल है, मैंने क्या बताया, झारखंड से लेकर के वो उड़ीसा गुजरात से लेकर के झारखंड तक में इसका विस्तार है। लंबाई की अगर बात करें इसकी तो लगभग 1050 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। लगभग सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही हैं, और दोनों लगभग एक बराबर लेंथ है दोनों। ये है 1050 किलोमीटर और वो उसको कहते हैं 1100 किलोमीटर, लगभग बराबर ही है। अब देखिए हम लोग विंध्याचल का इधर वाला जो हिस्सा है, इस विंध्याचल को हमने अलग अलग रेंजेस में बांट दिया। जैसे अरावली को भी हम अलग अलग रेंजेस में बांटते हैं, जैसे कि सबसे जो पश्चिम साइड की रेंज है उसको हम कहते हैं जरगा रेंज अरावली में, बीच वाली को कहते हैं हम लोग मारवाड़ रेंज, और उधर वाली को हरसनाद रेंज जो राजस्थान के पूर्व साइड में है। जैसे अरावली है, अरावली को इधर वाले हिस्से को हम कहते हैं जरगा रेंज, इधर वाले को कहते हैं मारवाड़ रेंज, और ये वाला है हरसनाद रेंज। तो एक माउंटेन है उसको हमने अलग अलग रेंज यानी एरियो में बांट दिया, यही मान के चलिए। उसी तरीके से विंध्याचल को हमने अलग अलग रेंजेस में बांटा हुआ, ठीक है। इधर वाले हिस्से को तो हम विंध्यन बोल देते हैं, इधर वाले हिस्से को हम विंध्यन बोल देते हैं, गुजरात साइड वाले हिस्से को। बीच वाला जो हिस्सा है इसको बोल देते हैं हारनेर। क्या बोल देते हैं? हारनेर रेंज, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वाले जो हिस्से में है, वेस्टर्न यूपी और वेस्टर्न एमपी वाले हिस्से में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश वाले हिस्से में, यहीं पर हम क्या कहते हैं ग्वालियर रेंज वगैरह, ग्वालियर वगैरह यहीं पर है, ठीक है। तो इस हिस्से को हमने कह दिया हारनेर, इसको कह दिया विंध्यन, और ये वाला जो हिस्सा है इसको हमने कह दिया कैमूर रेंज। कैमूर रेंज, विंध्यन रेंज, हारनेर रेंज, कैमूर रेंज। फिर कैमूर रेंज कहाँ हो गया? कैमूर रेंज हो गया बिहार में और झारखंड में। बिहार और झारखंड में हमने क्या बोल दिया? कैमूर रेंज बोल दिया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हमने क्या बोल दिया? हारनेर रेंज बोल दिया, ठीक है। अब अगर आप पन्ना गए हो, कभी गए हो
पन्ना मतलब निकले तो वो अजयगढ़ से तो क्रॉस किए ही होगे, वो घाटी तो चढ़े होगे, तो क्या है वो ये विंध्यन रेंज है। आप इधर से लगभग पढ़ना, ठीक है। ये है आपका हार्नेर रेंज है, यहीं पर है आपका पन्ना अजयगढ़ रेंज। पन्ना अजयगढ़ रेंज बोलते हैं यही विंध्याचल में। और ये फेमस इसलिए है, फेमस है अपने डियर एंड डायमंड्स के लिए। डियर एंड डायमंड, हिरण और हीरे के लिए फेमस है। कौन सी? पन्ना अजयगढ़ रेंज, ठीक है। वेस्टर्न वाले हिस्से में ग्वालियर रेंज, ठीक है। साथ ही साथ ये पूरा का पूरा जो विंध्याचल है ये अपने जेम्स के लिए फेमस है। जेम्स मीन्स रत्नों के लिए। जितने भी बहुमूल्य रत्न आपको मिलेंगे, बहुत सारे बहुमूल्य, नीलम, ठीक है, डायमंड तो है ही मालूम, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे जो बहुमूल्य रत्न हैं, जेम्स हैं, वो कहाँ मिलते हैं? इसी विंध्याचल में मिलते हैं, ठीक है। विंध्याचल या विंध्याचल के समय की जो भी संरचनाएं होंगी उस पर क्या मिल रहे हैं? जेम्स मिल रहे हैं, रत्न। तो ये फेमस इसलिए है अपने डियर एंड डायमंड के लिए, अपने जेम्स के लिए फेमस है। दूसरी बात, अगर आप इस विंध्याचल में देखें, विंध्याचल के आप वेस्टर्न वाले हिस्से को देखें, तो यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल दिखाई देगी। कैसी सॉइल दिखाई देगी? ब्लैक सॉइल। जैसे कि इधर आप चले जाएं, इधर आप अपने हिस्से में देख लें, खत्री पहाड़ चले जाएं। खत्री पहाड़ कहाँ है? इसी विंध्याचल रेंज पे। ग्वालियर रेंज और पन्ना अजयगढ़ रेंज के बीच में यहाँ पर कहीं खत्री पहाड़ स्थित है। इसी रेंज में कामतगिरी परिक्रमा चित्रकूट में करने जाते हैं। कहाँ पर स्थित है? इसी विंध्याचल रेंज का हिस्सा है वो विंध्याचल। इसका मतलब नहीं कि पर्वत एक क्रम से होगा भाई, उस पीरियड के, उस टाइम पीरियड के जो भी माउंटेन्स होंगे उसको हमने क्या बोल दिया? विंध्याचल रेंज में शामिल कर दिया। उस समय निर्माण हो रहा पर तो हो सकता है यहाँ पर एक इस तरह से एक इधर पर निर्माण हो गया, बन गया पर्वत, फिर बीच में गैप है, फिर दूसरी रेंज यहाँ पर हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से माउंटेन अलग अलग, लेकिन ये एक ही टाइम पीरियड के हैं और लगभग एक ही क्षेत्र में है, तो हमने इनको बोल दिया विंध्यन रेंज। नहीं, ये कभी ना सोचना कि ये एक ही पर्वत कैसे हो गया, तो बीच में इतना गैप हो गया। नहीं, एक वो है, एक ये है, बीच में गैप है, ठीक है, लेकिन दोनों एक ही पीरियड के बने हुए हैं ना, लगभग उनके इस तरह के एक ही जैसे हैं, एक ही टाइम जोन के हैं, तो हमने सबको विंध्यन रेंज बोल दिया। और ये अलग, ये है पन्ना अजयगढ़ रेंज, जो हो सकता है उसको हमने बोल दिया ग्वालियर रेंज, या हमने इसको बोल दिया भारनेर रेंज, उसको बोल दिया हमने कैमूर रेंज। बीच में गैप है, उसमें 50-100 किलोमीटर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर? विंध्याचल, विंध्यवासिनी बोलते हैं ना, कहाँ? मिर्जापुर। कहाँ पर है वो विंध्यवासिनी टेम्पल है? वो किस रेंज का हिस्सा है? इसी विंध्याचल का। सुमन, ये सारे के सारे ये खत्री पहाड़ हमारे गई, खत्री पहाड़ नहीं गई, खत्री पहाड़ चित्रकूट गई हो, परिक्रमा लगाए कामतगिरी की। किस कौन से माउंटेन, कौन से पर्वत की परिक्रमा लगा रहे हैं? इसी विंध्याचल के ही उस हिस्से की एक, वहाँ पर भी एक वो कामतगिरी की एक पहाड़ी है इसी का हिस्सा है, कामतगिरी की पहाड़ी विंध्याचल का ही, उसका आपने हिस्सा लगाया, नाम आपने दे दिया उसको कामतगिरी। आप मिर्जापुर चले गए, विंध्याचल, वहाँ पर आपने जो देखा वो क्या है? वो भी इसी विंध्याचल रेंज का ही हिस्सा है, बस वो पहाड़ी है तो उसका हमने अलग नाम दे दिया विंध्यवासिनी। मैहर भी इसी रेंज का है, ठीक है। नहीं, मैहर से पूरा रेंज में आएगा, मैहर इस रेंज में, मैहर से पूरा रेंज में आएगा, वो कट जा रहा है, ठीक है। मैहर से पूरा रेंज में आ रहा है, उसको बताऊंगा, वो पूरा मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है, उसका पूरा रेंज में आ जाएगा। बीच में गैप बन जा रहा है, वो आप खैर मैहर को हम लोग विंध्यन नहीं रख सकते हैं यहाँ, क्योंकि बीच में रिफ्ट वैली होनी चाहिए वहाँ, ठीक है। वो नर्मदा के इधर का हिस्सा, ठीक है, वो इसी में आएगा, विंध्यन रेंज में ही आएगा मैहर, ठीक है। मैहर विंध्यन रेंज में आएगा, हाँ, भारनेर रेंज वाले हिस्से में, ठीक है। मैहर भी आपका भारनेर रेंज वाले हिस्से में ही आ गया। इधर बिहार और झारखंड में क्या हो गया? बिहार और झारखंड में आपकी कैमूर रेंज, क्लियर, ठीक। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए कैमूर रेंज निम्न में से किसका हिस्सा है? एग्जाम में क्या पूछेगा? कैमूर रेंज निम्न में से किसका हिस्सा है? ऑप्शन दे दिया जाएगा अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। अब अगर आपको क्लियर होगा कि कैमूर रेंज किसके रेंज को बोलते तो आप बता पाएंगे। तो है वो विंध्याचल है, लेकिन उसके नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग। घर में आपको मान लीजिए कुछ और कह दिया, बाहर कुछ और कह दिया, किसी जगह बाबू कह दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप तो एक ही है, बस अलग अलग जगह आपके नाम अलग अलग हो गए। वैसे ही विंध्याचल है तो एक नाम उसके अलग अलग हो गए, समझा भी ना।
ये अब वही आपसे पूछ लिया जाएगा, बताइए कैमूर रेंज। अब देखिए इसी कैमूर रेंज में ही, कैमूर रेंज में ही एक यहाँ पर एक इसकी ऊंची पहाड़ी होगी। कैमूर रेंज में ही एक ऊंचा हिस्सा होगा। कैमूर रेंज में ही क्या है, एक ऊंचा हिस्सा है, और इसी ऊंचे हिस्से को नाम दे दिया गया, भाई देखिए पूरी कैमूर रेंज है, उस कैमूर रेंज का कोई एक हिस्सा होगा जो थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा उठा हुआ होगा, उसी को हमने नाम दे दिया पारसनाथ। क्या नाम दे दिया, पारसनाथ। और जो पारसनाथ है जो कि झारखंड में है, मतलब बिहार में, सॉरी झारखंड में, बिहार में है, ठीक है, बिल्कुल बिहार और झारखंड की बाउंड्री पे ही है। तो ये जो पारसनाथ है, देखिए जो हमारा विंध्याचल है ना, वो किस तरीके से है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ तक बिहार है और फिर नीचे जब डाउन हो रहा है तो यहाँ पर है झारखंड। तो ये जो पारसनाथ है वो कुछ इस जगह स्थित है, ठीक है। ये जो पारसनाथ है पूरे के पूरे विंध्याचल की सबसे हाईएस्ट पीक है। पारसनाथ क्या है, आपका ये बामदेवेश्वर इसी का हिस्सा है, लेकिन क्या है, उस पहाड़ी को हमने बामदेवेश्वर नाम दे दिया ना। इसी तरीके से इस पूरी रेंज में एक पहाड़ी है ऊंची उठी हुई, जिसे बामदेवेश्वर भी और ऊंचा होता तो हम क्या कह देते हैं, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी बामदेवेश्वर, ठीक है। तो उसी तरीके से इस पूरे विंध्याचल रेंज की एक सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ क्या नाम है उसका, पारसनाथ। ये पूरे विंध्याचल की सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। पूरे विंध्याचल की सबसे हाईएस्ट पीक, हाइट इसकी 1080-85 मीटर के आसपास है, ज़्यादा नहीं है, ऐसी ही है 1000। अब सोचे हिमालय जहाँ माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8849 मीटर, उसके कंपेरिजन में कितना छोटा है, वो लगभग 9 किलोमीटर, ये मात्र 1 किलोमीटर, बहुत छोटे हैं। तो इसकी हाइट लगभग 1000 से लेकर के 1100 मीटर के आसपास में ही इसकी हाइट है, और ये पूरे विंध्याचल की सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। विंध्याचल हो गया, बहुत ज़्यादा महंगी कोई चीज़ें, पारसनाथ याद रख लेना है, जेम्स के लिए फेमस है, बहुमूल्य रत्नों के लिए। हाँ, जो इसका ये वेस्टर्न वाला हिस्सा है उस पर ब्लैक स्वैग आपको मिलेगी। आप ग्वालियर साइड चली जाइए या अपने ही इधर वाले हिस्से में, तो जहाँ पर आपको मिलेगा ब्लैक, और जो ब्लैक स्वैग है, काली मिट्टी, उसको ही कह देते हैं हम लावा मिट्टी। लावा मिट्टी यानी इसका निर्माण हुआ है लावा के उद्गार से। नीचे जो मैग्मा भरा हुआ है, यहाँ पड़ा दरार, दरार से क्या निकला, मैग्मा बाहर निकला, मैग्मा बाहर निकला तो क्या कह रहा है, लावा। और जब वो सूख गया, जम गया, ठंडा होकर के, जम करके कोई परत के रूप में बिछ गया, फिर कुछ समय में, सालों में, हजारों सालों में उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे फ्रैक्चर है, कोई गीला हुआ, सूखा, ठीक है, धीरे धीरे फ्रैक्चर है, तो टूट गई वो परतें, और टूट गई, छोटी छोटी चट्टानों में टूट गई, फिर चट्टानें और टूटी तो सॉइल बन गई। ऐसे तो होगा, चट्टानों को तो बिल्कुल तोड़ दो लेके हथौड़े, तो चट्टानें सॉइल में बन जाएंगी। तो ये पूरा इधर जो सॉइल है, मान के चलिए किस वाले हिस्से में, वेस्टर्न वाले में, ये पूरा पूरा ब्लैक सॉइल से रिलेटेड है, काली मिट्टी का विस्तार है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे गुजरात वाले हिस्से में वहाँ क्या मिट्टी है, ब्लैक सॉइल, और वो ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हैं, कपासी मृदा भी बोलते हैं, कॉटन सॉइल। और यही कारण है कि वहाँ पर क्या होती है, कपास का, कॉटन का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हैं, कॉटन सॉइल। वहाँ पर कपास बहुत अच्छी होती है। तो गुजरात इधर वाले हिस्से में क्या होता है, ब्लैक सॉइल है ना, क्योंकि लावा के उद्गार से बना है ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र की जो चट्टानें हैं, और जो चट्टानें टूटी तो सॉइल में कन्वर्ट हो गई मिट्टी में, और उसमें क्या हो रहा है, कपास का क्षेत्र है। वहीं आप आ जाएं ईस्टर्न वाले हिस्से, इसके ईस्टर्न वाले हिस्से में आप चले जाइए, इधर से निकलते हैं, मतलब उसको मानिकपुर चले जाओ, झारकुंडी वाले क्षेत्र में, मानिकपुर में, और थोड़ा चित्रकूट में तो कामतगिरी के आसपास वाला क्षेत्र देखो, मैहर वाला क्षेत्र देखो, वहाँ देखोगे तुम्हें केवल लाल मिट्टी दिखेगी। यहाँ से जैसे अतरस से आगे निकलोगे, शिवरामपुर के आसपास पहुँचो, वहाँ देखो आसपास जो वहाँ पर हल्के हल्के रेंजेस दिख रही है ना, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, कभी ध्यान देखो नहीं, चित्रकूट तो गए हो गए, तो अगर रोड के किनारे किनारे तुम्हें छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखती हैं, उन पहाड़ियों में देखो लाल पहाड़ी दिखेगी तुमको, रेड कलर की, एक बार ध्यान देना, वो पहाड़ी कैसे तुमको देखेंगे, रेड कलर की, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सी सॉइल है, रेड सॉइल मिलती है। जो ईस्टर्न वाला हिस्सा है वहाँ पर आपको क्या मिलेगी, रेड सॉइल मिलेगी, और इस विंध्याचल के वेस्टर्न वाले हिस्से में आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी, काली मिट्टी का विस्तार, ठीक है। ये जो रेड सॉइल है, ये लाल बलुआ पत्थर से बनती है, और ये लावा से बनती है। ये इसको हम लावा मिट्टी पे कहते हैं, इसको हम
रेड सैंड सॉइल भी कह देते हैं, लाल मिट्टी। ठीक है, तो एक बार अगर जाना तो पन्ना वन्ना साइड जाना तो देखना तो पूरा आजमगढ़ के आसपास पन्ना उधर तुम्हें केवल लाल मिट्टी दिखाई देगी। तो जरा हो जाओ, लाल मिट्टी दिखाई देगी। और फ्रेंच साइड देखो और वेस्टर्न यूपी साइड चले जाओ, उधर चले जाओ आपका गुजरात साइड, आपको क्या दिखेगा? काली मिट्टी दिखाई देगी। ये तो हो गए विंध्याचल, हार्नेर रेंज, कैमूर। ये याद रखना है 2018 के पीसेस में यही हार्नेर और कैमूर रेंज को बोला गया था वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करिए, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करिए बोला गया था। हार्नेर, कैमूर, पारसनाथ यह हुआ था, हार्नेर, कैमूर, पारसनाथ, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब वो वही व्यक्ति क्वेश्चन बना पाएगा ना जिसको बिल्कुल इमेज क्लियर है, वेस्ट टू ईस्ट किस क्रम में है। भाई अगर तुम्हें पता भी है कि चलो हार्नेर और कैमूर इसके हिस्से हैं, तो जब तक तुम्हें सीक्वेंस नहीं पता ही नहीं पाओगे, तो उसमें सीक्वेंस अरेंज करने के लिए दिया हुआ था। हमारा कहते हैं ना पीस ऑफ फिटिंग। आप एक कहना सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज सेम वही गुजरात से लेकर के और झारखंड तक लगभग 1100 किलोमीटर। भाई सेम नर्मदा रिफ्ट वैली के दक्षिण में इसका विस्तार है, नर्मदा रिफ्ट वैली के दक्षिण में इसका विस्तार है। ठीक है, अब ये जो सतपुड़ा रेंज है इसको भी कुछ अलग अलग रेंजेस में बांटा गया है, जैसे कि ये वाली जो रेंज है इसको सतपुड़ा नाम से कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ रहा है, मध्य प्रदेश, ये गुजरात, गुजरात से हल्का सा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के हिस्सा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा गुजरात, इसको यहाँ पर जो सतपुड़ा ही कहते हैं। ये वाला हिस्सा मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर इसको बोलते हैं, जहाँ पर इसको बोलते हैं महादेव। इस रेंज को बोलेंगे सतपुड़ा रेंज। ये बीच वाला हिस्सा महादेव रेंज, और ये वाला हिस्सा जो कि छत्तीसगढ़ में है, ये छत्तीसगढ़ में जो हिस्सा है इसको बोलते हैं मैकाल रेंज। ठीक है, ये वाला हिस्सा सतपुड़ा, मध्य प्रदेश, मैकाल। कभी कभी इसी वाले हिस्से को आपको राजपीपला लिखा हुआ मिल जाएगा, कंफ्यूज ना होना। ये वाला हिस्सा यहाँ पर राजपीपला लिखा हुआ, अगर कभी अरेंज करने के लिए बोल दिया जाए, पीटी वगैरह में पूछा जाएगा, और किसी एग्जाम की इतनी मतलब पीसीएस में ये पूछा जाएगा, आईएएस में से पूछा नहीं जाता इसलिए क्वेश्चन, पीसीएस में पूछा जाएगा। बाकी अदर जो वनडे एग्जाम है उनकी औकात नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा बताइए सतपुड़ा की जो रेंजेस है उनको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करिए, तो उसमें दे दिया जाएगा राजपीपला, महादेव, मैकाल, राजनगर की पहाड़ी। ठीक है, अब आप अरेंज करिए वेस्ट टू ईस्ट, राजपीपला रेंज, महादेव रेंज, मैकाल रेंज, राजनगर। ठीक है, हमने इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इस मैकाल रेंज में एक पीक है, एक चोटी है। मैकाल रेंज में क्या है, मैकाल रेंज में एक पीक है, एक उसकी ऊंची चोटी है, और उस चोटी को बोलते हैं हम अमरकंटक। जो कि क्या है, अमरकंटक एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है अमरकंटक। इस अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। अमरकंटक से क्या है, 3 नदियां निकलती हैं। एक नदी तो ऐसे निकली, कौन सी होगी, इमेजिन करिए, नर्मदा। नर्मदा की रिफ्ट वैली में बताया ना सतपुड़ा के नॉर्थ में है, तो एक नदी यहाँ से निकल रही है, कौन सी है, नर्मदा, जो कि अपने रिफ्ट वैली में बह रही है। एक नदी ऊपर की ओर निकल रही है, कौन सी, सोन, जो कि सागर, तो सोन नॉर्थ की ओर निकल रही है और जाकर के पटना में जाके गंगा से मिल जा रही है। ठीक है, तो वेस्ट की ओर निकली नर्मदा, नॉर्थ निकली सोन नदी, जो कि इधर पर ऊपर से निकलेगी गंगा, और यहाँ पर है पटना। पटना में जाकर के सोन नदी मिल जाती है गंगा से, वो ड्रेनेज सिस्टम वाला हिस्सा है। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम ये पकड़ा जाता है, और इधर से एक नदी ऐसे फ्लो हो रही है, और इस रिवर का नाम है महानदी। समझ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
ऐसी कौन सी पहाड़ी है जिससे 3 नदियों का उद्गम होता है? अब यहाँ पर डिजिटल बोर्ड होता तो फिर वो मजा आती, उसमें क्वेश्चन भी दिखाए जाते कि देखिए ये क्वेश्चन इस ईयर में है, इस एग्जाम में आया है, ठीक है, वो सारा कंटेंट भी वैसे तैयार होता। तो ये हाँ, वो स्कूल वालों वाला है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं, पूछे भी गए हैं, वनडे एग्जाम वगैरह में पूछे गए हैं। ऐसी कौन सी पहाड़ी है जिसमें से 3 नदियाँ निकलती हैं, 3 नदियों का उद्गम स्थल है? कौन सी पहाड़ी है? अमरकंटक की। कौन कौन सी नदियाँ निकल रही हैं? पश्चिम में नर्मदा, उत्तर में सोन और दक्षिण पूर्व की ओर महानदी। क्लियर? और ये वाला हिस्सा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। मेरे अमरकंटक कौन से स्टेट में है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलो, अब इसी नर्मदा नदी में यहाँ से निकलेंगे ट्रिब्यूटरी में, यहीं पर आपका जबलपुर वगैरह मिलेगा, यहीं पर भेड़ाघाट जलप्रपात वाटरफॉल, ठीक है। अब देखिए यहाँ मध्य प्रदेश में यहाँ पर एक पीक है, ठीक है। इस पीक को कहते हैं ध्रुवगढ़। क्या कहते हैं? ध्रुवगढ़। ध्रुवगढ़ की चोटी कहाँ पर है? ध्रुवगढ़ की चोटी इस महादेव रेंज में है, ध्यान देना है आपको। अमरकंटक कौन सी रेंज में है? बंगाल रेंज में। और ध्रुवगढ़ किस रेंज में है? महादेव रेंज में। क्वेश्चन यहीं से उठते हैं। अब ये जो ध्रुवगढ़ रेंज है, ये ध्रुवगढ़ रेंज पूरे सतपुड़ा की सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो लगभग 1350 मीटर, 1350 मीटर या 1346 मीटर लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्लियर। तो ये जो ध्रुवगढ़ है, ये ध्रुवगढ़ की हाइट क्या है? 1350 मीटर लगभग। और ये पूरे सतपुड़ा की सबसे हाईएस्ट पीक है ध्रुवगढ़। अगर कभी आपसे पूछा जाए तो सतपुड़ा की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? ध्रुवगढ़। आप ध्यान दीजिए, इसी ध्रुवगढ़ में यहाँ पर एक शहर बसा हुआ है, एक जगह है, हिल स्टेशन है, और इस हिल स्टेशन का नाम है पचमढ़ी। नाम सुना है पचमढ़ी का? पूरे मध्य प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन, जैसे कि राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू, वैसे ही मध्य प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन कौन है? पंचमढ़ी। अपने खुशनुमा मौसम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तक बात, ठीक है। तो अमरकंटक कौन सी रेंज में है? बंगाल रेंज में। ध्रुवगढ़ कौन सी रेंज में? महादेव रेंज में। पूरे सतपुड़ा की सबसे हाईएस्ट पीक, हाइट 1350 मीटर, और उस पर एक हिल स्टेशन स्थित है पंचमढ़ी, लेकिन मध्य प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन, ठीक है। अब ये जो सतपुड़ा रेंज है, अपने रेड सॉइल इसमें ज़्यादा मिलते हैं, और इसमें सतपुड़ा रेंज और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, जिसको अभी जाना है, ठीक। तो इतनी चीज़ें यहाँ तक हो चुकी हैं। अब इसके आगे फिर कभी मौका मिला तो बात, चलिए।